लगातार आंदोलन हो रहे हैं इस मुद्दे को लेकर कि आरक्षण को इम्प्लीमेंट किया जाए। जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन हाँ, हरियाणा की गवर्नमेंट भी और मुख्यमंत्री और सबने हाथ खड़े कर रखे, वो सुनते ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं उनके पास। हमें लगता है कि हाँ, दोबारा से फिर सुप्रीम कोर्ट, अब हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा है नहीं कोई जो हमारी बात सुनता हो। मुझे माफ करें, मेरा अनुभव तो यही है, मैं पिछले 40-50 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में इन मुद्दों पे लड़ते हुए, और ये मुद्दा है। अब ये सफाई कर्मचारी वाला मुद्दा दिल्ली जाने वाला हूँ, हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं। हमारे तो ये एक तरह से अम्बेडकर की तरह, जैसे अम्बेडकर सीधे ब्रिटिशर्स के पास जाते थे, वो ब्रिटिशर्स उनकी बात सुनते थे। हमारी अब कोई बात सुनने वाला नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट रह गया। आज अटॉर्नी जनरल ने आना था, अटॉर्नी जनरल ने यहाँ मौजूद रहना था, जो मेरे साथ पिछले 40 साल से मुझे मदद करते हैं, लेकिन वो किसी बहुत जरूरी एक केस होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में, फिर उनके साथ में कुछ डेलीगेशन, बाहर के डेलीगेशन है उनके, वो उनमें बिजी है। उन्होंने मुझसे कहकर बोला कि मैं 4 बजे के बाद आपको कॉल करता हूँ, बताता हूँ क्या पोजीशन। तो मित्रों, हम ये आपको बता दें, ये हमारी स्थिति है 75 वर्षों के बाद, देश आजाद होने के बाद हमारी ये स्थिति है। हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अरे, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और विशेषकर जो हमारे बीच में हमारे मेहमान तशरीफ फरमा है, हमारे छोटे से नोटिस पर चले आए, जैसे संजय सिंह जी हैं, उदित राज जी हैं, और हमारे दिग्विजय सिंह जी चले गए, जिनको कल ही निमंत्रण दिया था, और उन्होंने हमारे कार्यक्रम को देखकर, हमारे कार्यक्रम की एक सेंसिटिविटी, किस तरह से गंभीर सा विषय है, उसको देखकर उन्होंने हमारा आमंत्रण जो था उसे स्वीकार किया। मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। मित्रों, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। एक कई सदी बीत गई हम लोगों को एक कार्यक्रम करते हुए, 50 साल से ज्यादा हो गए, या मुझे तो 50 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन हमारी ये बदनसीबी है, सफाई मजदूर की ये बदनसीबी है कि इसको कोई इंसान मानने को तैयार नहीं। एक अच्छी खासी सफाई कर्मचारी की नौकरी थी, तो पिछली सरकारों ने तो आउटसोर्स करके वो भी ले ली हमारे आपसे। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि इस सफाई कर्मचारी समाज का भविष्य क्या है। मैं एक और बात कहता हूं, हालांकि बापू और डॉक्टर अम्बेडकर एक समय में संघर्ष में शुरू हुए दलितों के लिए, विशेषकर वंचितों के छूत के खिलाफ। डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए सड़क पर आ गए। गांधी जी ने भंगी बस्ती में जाकर डेरा डाल दिया, वो भंगी बस्ती में जाकर बैठ गए। देखिए, गांधी जी संदेश दे रहे थे, और सीधा संदेश था कि इस देश के अंदर देश आजाद हो गया है, देश में कुछ किया जाना है तो उसकी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए, भंगी बस्ती से होनी चाहिए, समाज से शुरू होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों सब लोग गांधी की विचारधारा को समझने में फेल हो गए, और आज जो स्थिति, मेरे ख्याल जो देश आजाद होने से पहले स्थिति थी, उससे ज्यादा बदतर स्थिति आ गई आज। अच्छा खासा सरकारी नौकरियों में थे। मैं अभी 2011-12 में मैं महाराष्ट्र के उसमें नागपुर के अंदर बोलकर उतरा मंच से, तो एक बहुत बड़े सफाई कर्मचारी के बहुत बड़े नेता, जिन्होंने सफाई मजदूर कांग्रेस का निर्माण किया कुछ समय पहले, जिसके बूटा सिंह अध्यक्ष थे, वो मुझे आकर कहने लगे आरक्षण तो अलग चीज है, हमारी जान बचाइए, या आउटसोर्सिंग क्या कर दिया, हमको ठेकेदार के हवाले कर दिया। हम 30,000 40,000 तनख्वाह लेते थे, आज हमें 5,000 में ठेकेदार के यहाँ काम करें। और अभी पिछले हफ्ते हमारी टीम ने जाके दिल्ली का सर्वे किया, सीवर की सफाइयां हो रही है, सफाई कर रहे हैं लोग, नाले में घुसे हुए, पानी में इतने गंद के अंदर डूबे हुए। मुझे समझ नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद भी आज हमारा आदमी नाले में उतर रहा है, और 200-300 रुपए की खौफ को बढ़ जाता है। पता नहीं सरकारें सो गई है, प्लानिंग कमीशन का पता नहीं चलता कि उसके पास कोई योजना ही नहीं है। हम कहते हैं कि हम दुनिया की 4थी या 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, बड़ा विकसित भारत हो गया हमारा। हमारा रोज सफाई कर्मचारी मरता है, कल परसों भी दिल्ली के अंदर मरे 2-3 आदमी। आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि इतना बजट दिल्ली के पास है, सीवर लाइनें आज तक साफ नहीं हुई है, 1 घंटे बारिश होगी पूरी दिल्ली बंद हो जाएगी। सफाई कर्मचारी को इस सीजन में सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि जूडू गटर के अंदर जाता है, गैस भरा रहता है, 10-10, 20-20, 15-15 साल हो गए सीवर लाइनें साफ ही नहीं हुई, बजट पता नहीं कहाँ जाता है। मतलब वो इंसान को, ये रोज मरते रहते हैं, इनको इंसान समझना उन्होंने किसी को समझ नहीं आता कि क्यों। मुझे समझ नहीं आता, हम इतना बड़ा अपना विकसित बोलते हैं, हमारा देश इतना विकसित हो गया दुनिया में, ये हमारा इकोनॉमी हमारी यहाँ पहुंच गई, लेकिन आदमी मर रहा है, उसकी किसी को चिंता नहीं।
इसी के चलते इन तकलीफों को देखते हुए कि इनको न्याय कैसे मिले, हम लोगों ने, हमारी आरक्षण में भागीदारी भी 0 है। आप इतिहास उठा के देख लें, आरक्षण आते आते आज 70-75 साल हो गए। हम आजकल बोलते हैं और वर्तमान सरकार कहती है कि कितना क्या कौन सा युग चल रहा है, अमृतकाल। अब भगवान जाने किस तरह का अमृतकाल। मैं वो देख रहा था 1930 से 19 के आसपास के अंदर जब जे सटन सेंसस कमिश्नर थे, तो वहां क्वेश्चन आ रहा था कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनानी है, किसको हम शेड्यूल कास्ट माने किसको ना माने। तो डॉक्टर अम्बेडकर सामने बैठे हैं, प्लीड कर रहे हैं सामने बैठकर, उनके साथ उनके एक साथी वो उनको कमिश्नर के सामने बोलते, वो कमिश्नर ने सवाल करता है कि झूठ कौन है, तो बताते हैं जी इन कई प्रदेशों में छूते, कोई एक जगह छूते दूसरी जगह छूत नहीं। तो कहते एक जाति ऐसी है जो पूरे देश के अंदर छूते जिसे यूनिवर्सली अछूत माना जाता वो है सफाई कर्मचारी बंदी के। अब सवाल ये है कि उसके बेसिस पर आपने शेड्यूल बना लिया, शेड्यूल कास्टों को डाल दिया, लेकिन आरक्षण कहाँ चले गए? जो अछूत का जो आधार आरक्षण का देने का, तो वो कहाँ चले गए? आरक्षण आरक्षण तो मिला नहीं। झाड़ू वाला अपॉइंट होता है, झाड़ू वाला मर जाता है, इसकी कोई प्रमोशन नहीं। हमने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्या हमें आरक्षण तो मिली, सरकार ने तो सुनने को राजी नहीं। आज भी मैं देख रहा हूं कि आरक्षण वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 7 जजेस बेंच का जजमेंट आया, उस पर बोलने से सब नेता भागते। मैं समझ सकता हूं उनकी प्रॉब्लम को, क्योंकि जो ताकतवर जाती है वो कहीं होना नाराज हो जाए। तो प्रश्न तो यह है कि फिर हमें न्याय कब मिलेगा? आपका अर्थ सीधा सीधा अर्थ है कि आपके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, आपको आपका अर्थ आपका हिस्सा मिले, आपकी भागीदारी मिले आरक्षण में, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, किसी को बात समझ नहीं, तो अपनी वोट बैंक खराब नहीं करना चाहता। अब प्रश्न ये है कि ये फिर हमारी लड़ाई अपने जीवन पर ऐसे ही चलती रहेगी, हमारा कोई आधार नहीं है, हमारी रोजी रोटी थी वो आपने छीन लिया, हम ठेकेदारों के हवाले कर दिया। तो हमसे बदतर स्थिति किसी की हो सकती है, दुनिया में किसी की बदतर स्थिति नहीं है जो आज हमारी स्थिति है। तो मैं तो ये कभी कभी ये सोच के भी तंग आ जाता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि ये क्या तमाशा करते हैं, साल 50 साल हो गए आपको इस तरह से आयोजन करते हुए, कोई सरकार है सुनने को राजी नहीं। मैं कांग्रेस को इसमें दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं उनकी उनकी कांग्रेस, चाहे नेहरू जी हो चाहे इंदिरा जी हो, मेरे को याद है कि हर कार्यक्रम में नेहरू जी, हर कार्यक्रम में इंदिरा जी आती थी, राजीव गांधी आते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता जो उनका जो रॉकेसी है या नीचे का कोई भी काम है दलितों के लिए आया, दलितों के नेता के हाथ दे दिया। मैं कल ये किताब सुन रहा था, ये जो हड़ताल वाला मामला है जिसकी वजह से आज हम सफाई दिवस मनाते 1957 में, हमारा डेलीगेशन पंत जी को जाके मिलता है, पंत जी हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई मैं तुम्हारी लिए क्या मदद कर सकता हूँ। गोली में हमारा आदमी शहीद हो जाता है मंदिर पे, ये मंदिर वहां के मंदिर पे शहीद हो जाता है, पंत जी हाथ खड़ा कर देते कि मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उधर से इतनी देर में जगजीवन नाम जी आ जाते, तो पंत जी कहते हैं लो आपके नेता आ गए, अब आपकी समस्या हल हो जाएगी। जगजीवन राम जी अपने हाथ खड़ा कर देते, कुल मिलाकर कुछ नहीं होता, स्ट्राइक होती है, दूसरे दिन गोली चलती है, आदमी मारा जाता है। तो कुल मिलाकर हमारी बात सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं। नेहरू जी कहते हैं, जो मैसेज नेहरू जी के पास जाता है, वो कहते हैं कि मैं वाच कर रहा हूँ तुम्हारी स्ट्राइक को, तुम्हारी स्ट्रगल को देख रहा हूँ, और मैंने देखा है कि तुम्हारे यहाँ कितने जुल्म होते हैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा, मैं तुम्हारे साथ इंजस्टिस नहीं होने दूंगा। तो मित्रों प्रश्न सिर्फ इतना है, और जजमेंट आ गया, 1 साल हो गया, आज हम उसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं, लेकिन कोई सरकार मना उसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं। आंध्र प्रदेश ने कर दिया, तेलंगाना ने कर दिया, हरियाणा ने कर दिया, पंजाब ने कर दिया, बाकी स्टेटें बैठी हुई हैं, हम प्रेशर बनाने, राजस्थान के मित्र बैठे, हाँ राजस्थान के मित्र बैठे, राजस्थान में सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहे हैं इस मुद्दे को लेकर कि आरक्षण को इम्प्लीमेंट किया जाए। जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन हाँ हरियाणा की गवर्नमेंट भी और मुख्यमंत्री और सबने हाथ खड़े कर रखे, वो सुनते ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं उनके पास। हमें लगता है कि हाँ दोबारा से फिर सुप्रीम कोर्ट, अब हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा है नहीं कोई जो हमारी बात सुनता हो। मुझे माफ करें, मेरा अनुभव तो यही है, मैं पिछले 40-50 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में इन मुद्दों पे लड़ते हुए, और ये मुद्दा है, अब ये सफाई कर्मचारी वाला मुद्दा भी ले जाने वाला हूँ। हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं, हमारे तो ये एक तरह से अम्बेडकर की तरह, जैसे अम्बेडकर सीधे ब्रिटिशर्स के पास जाते थे, वो ब्रिटिशर उनकी बात सुनते थे, हमारी अब कोई बात सुनने वाला नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट रह गया। आज अटॉर्नी जनरल ने आना था, अटॉर्नी जनरल ने यहाँ मौजूद रहना था, जो मेरे साथ पिछले 40 साल से मुझे मदद करते हैं, लेकिन वो किसी बहुत जरूरी एक केस होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में, फिर उनके साथ में कुछ डेलीगेशन, बाहर के डेलीगेशन है, उनके
वो उनमें बिजी है। उन्होंने मुझसे कहकर बोला कि मैं 4 बजे के बाद आपको कॉल करता हूँ, बताता हूँ क्या पोजीशन। तो मित्रों, हम ये आपको बता दें, ये हमारी स्थिति है 75 वर्षों के बाद, देश आजाद होने के बाद हमारी ये स्थिति है। हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे आदमी मरते रहेंगे, हम कॉम्पनसेशन के लिए जाएंगे तो कॉम्पनसेशन के लिए भी हमें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, कोर्ट जाना पड़ेगा, नेताओं के चक्कर लगाने पड़ेंगे, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। कॉम्पनसेशन भी आधा पूरा मिलता है। आदमी के मरने पे 10,000 का कमीशन देना हो तो उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। उसको रिकॉर्ड जजमेंट आया जिसने उसको 30 लाख कर दिया, 10 लाख की बजाय 30 लाख कर दिया। जितना अमाउंट आप बढ़ाते जा रहे हैं कॉम्पनसेशन का, उतनी मुसीबत हमारे लिए बनती जा रही है। तो मित्रों, ये हालात हमारे हैं। हम लोग मैं यहाँ से यही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, ये कहकर कि आप लोग हमारे साथ खड़े रहें, आप लोग इसी तरह सहयोग देते रहें। हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं सुनेंगे, हम इन्हें सुना के रहेंगे। हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, हमने रास्ता निकाल दिया है, हमने रास्ता निकाल दिया है। अगर नेतागण नहीं सुनेंगे, गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से फिर ऑर्डर लाएंगे, फिर देखते हैं कि हमारी बात किस तरह से नहीं मानी जाती। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मुझे इसी तरह, हम लोगों को इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद।